Hello students, I am Anubhav Sangdhar, your physics teacher, PGT Physics. Students, क्लास 11th में आपको आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करा रहे हैं घर्षण, जो कि इंग्लिश में कहलाता है फ्रिक्शन। घर्षण या फ्रिक्शन होता क्या है, पहले हम आपको ये बताएं। देखिए, जैसे हम लोग जो हैं भाई साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल में आपने जितना पेडल लगाया साइकिल चल रही है। फिर ऐसा थोड़ी है कि भाई वो कंटिन्यू चलती ही रहती है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो स्लो होने लगती है और स्लो होने के बाद रुकने लगती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी की ओर से एक घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि वस्तु की गति का विरोध करता है। यह बल कहलाता है घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई घर्षण अगर ऐसा नहीं हो तो आप एक बार साइकिल में पेडल लगाओगे, साइकिल चलती रहेगी। आप कहोगे कि भाई बाइक है, मोटरसाइकिल में भाई घर्षण बल कहाँ है? भाई हम उसमें तो रेस दे रहे हैं, वो तो चलती रहती है। तो भाई बाइक में जो भी टायर वगैरह हैं, आपने एक बार पढ़वा लिए तो वो क्या लाइफ टाइम हो गए? नहीं। एक कंडीशन, उनकी भी एक लाइफ होती है कि एक कंडीशन के बाद आपको उनको चेंज करवाना पड़ता है। या आप कहोगे भाई हम तो 1 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, 2 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, हमारी मर्जी, हम जब तक चलते रहे, हमें तो घर्षण बल नहीं रोक रहा। तो भाई आप लोग जो भी पैरों में आप पहनते हैं वो क्या हमेशा के लिए होता है? एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपको उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये होता है घर्षण बल के कारण। अब आ जाओ डेफिनेशन पे कि घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे, वस्तु तथा संपर्क तल के मध्य एक बल कार्य करता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। ऐसे बल को घर्षण बल कहते हैं। फिर से बताते हैं, वस्तु तथा संपर्क तल के मध्य एक बल कार्य करता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। ऐसे बल को घर्षण बल कहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जहां घर्षण बल का मान 0 होता है। कोई एग्जांपल दीजिए फिर आप। जैसे पार्क में एक झूला होता है फिसलने वाला, भाई उसमें अगर आप बीच में रुकना भी चाहो आप नहीं रुक पाओगे। या वाटर पार्क है, वाटर पार्क में जो फिसलने वाले होते हैं कि आप सीधे पॉन्ड में जाएंगे, राइड्स जो होती हैं, तो उनमें घर्षण बल की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो भाई वहां घर्षण बल का मान क्या होता है? 0 होता है। या तो भाई, या पहाड़ों पे कभी भी, जैसे आप जब उधर से लौट रहे होते हैं वापस पहाड़ से, हिल स्टेशन से, तो आप देखते हो ढलान पे घर्षण बल की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है। अब होता है कि भाई घर्षण बल कितने प्रकार का होता है, या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। पहला, गतिज घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है बच्चों? सुनिए, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, मतलब मोशन की पोजीशन में है, तो गति के दौरान लगने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। फिर से सुनिए, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है, मतलब कि मोशन की पोजीशन में है, तो गति के दौरान लगने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। फॉर्मूला होता है F के बराबर म्यू के R। F माने यहां पर फोर्स, K से मतलब कि काइनेटिक, R से मतलब कि रिएक्शनल फोर्स, और म्यू के यहां पर होता है गतिज घर्षण गुणांक। यह इंग्लिश में कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन।
ठीक है। तो गतिक आर क्या है भाई? अविलंब प्रतिक्रिया। ये क्या होता है? किसी भी वस्तु पे अगर आप बल लगाएंगे तो बल लगाने के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप विपरीत दिशा से भी बल लगता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। जैसे हम पृथ्वी पे खड़े होते हैं तो प्रतिक्रिया स्वरूप पृथ्वी से भी उतना ही बल लगता है। या दीवार पे अगर आप बॉल को फेंकेंगे तो बॉल से ही उतना रिएक्शन आए, बॉल वापस आएगी रिएक्शनल फोर्स की वजह से। अब आता है स्थैतिक घर्षण। अब आप कहोगे भाई कोई वस्तु अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट की पोजीशन में कैसा घर्षण बल उस पे लग गया भाई, तब कहां से फ्रिक्शनल फोर्स लग गया? तो देखिए स्थैतिक घर्षण क्या होता है? इंग्लिश में कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था के दौरान संपर्क तल के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी टेबल पे कोई बुक रखी हुई है तो बुक और संपर्क तल के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहेंगे, भले ही वो चीज रेस्ट की पोजीशन में है तब भी लगेगा घर्षण बल। अब यहां पर फॉर्मूला है Fs बराबर μs r। Fs यहां पर क्या है अभी? F यहां पर फोर्स है, S से मतलब कि स्थैतिक, इंग्लिश में कहलाता है स्टैटिक, और μs है स्थैतिक घर्षण गुणांक, और R है यहां पर अविलंब प्रतिक्रिया रिएक्शनल फोर्स। कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है मतलब कि रेस्ट की पोजीशन में है तो लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, और μs यहां पर है स्थैतिक घर्षण गुणांक, इंग्लिश में कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब भाई आप कहोगे किसी भी चीज की दो ही कंडीशन होती हैं, या तो वो गति अवस्था में होगी, गति से मतलब कि काइनेटिक, या विराम अवस्था में है कि स्टैटिक। ठीक है, तो या तो गति की पोजीशन में है काइनेटिक या विराम अवस्था में है कि स्टैटिक। तो अब आप कहोगे भाई तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा हुआ? तो तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है पहले समझिए भाई। आप कहोगे या तो किसी वस्तु की रेस्ट की पोजीशन होगी या मोशन की पोजीशन होगी, तो ये तीसरा घर्षण बल कहां से आ गया? तो देखिए डेफिनेशन पहले समझना। स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल के, हेलो हाँ स्टूडेंट्स, देखिए इसमें जो है आपका स्थैतिक घर्षण बल है क्या? सीमांत घर्षण बल, इंग्लिश में लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहले तो डेफिनेशन फिर से सुन लो। स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आप लोग एक डायग्राम देखिए भाई, ये रहा डायग्राम जैसे है। ये बात बच्चों को समझ में नहीं आई। अब हमने कहा हमने कोई यहां पर इंक्लाइंड बेंच ली, इंक्लाइंड बेंच जो होती है इस तरह से, और हमने माना कि सपोज यहां पर कोई बुक है या लकड़ी का गुटका है, तो ये कितने एंगल पे रखा हुआ है? थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए इस एंगल की वैल्यू अगर हम जरा सी भी बढ़ा दें, ये गुटका क्या होगा? फिसल के नीचे आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। या ऐसे आ जाओ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स।
ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये कांच का गुटका है सपोज, या लकड़ी का गुटका है, या सपोज आप कह लो बुक रखी हुई है इंक्लाइंड लेवल पे, तो अगर ये बुक इंक्लाइंड लेवल पे रखी हुई है, हल्का सा भी अगर आप इसको झुका दो, ये बुक क्या होगी, नीचे गिरेगी सीधे। तो इसका मतलब कि स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे अब इसका ये एग्जांपल हो गया। अब बच्चों सीमांत घर्षण बल के नियम क्या हैं? पहले तो आप लोग सीमांत घर्षण बल के नियम सुनिए कि भाई 3 नियम क्या हैं। कि अगर कोई चीज इंक्लाइंड बेंच पर रखी हुई है, तो इंक्लाइंड बेंच पे अगर वो रखी हुई है तो वो कैसे रुक सकती है? भाई आप कहोगे कि भाई अगर झुके हुए लेवल पे है तो वो तो सीधे नीचे गिरेगी। तो जैसे ये मान लो यहां पर कोई बुक रखी हुई है तो वो तो सीधे नीचे गिरेगी, कैसे रुक सकती है भाई? हाउ कैन इट इज पॉसिबल? देखिए, अगर सीमांत घर्षण बल के 3 नियम है। पहला नियम क्या है समझना ध्यान से। सीमांत घर्षण बल का मान संपर्क तल की प्रकृति एवं उसके खुरदरेपन पर निर्भर करता है। फिर से सुनिए, सीमांत घर्षण बल का मान संपर्क तल की प्रकृति एवं उसके खुरदरेपन पर निर्भर करता है, ठीक है। कैसे? अगर मान लो ये तल जो है चिकना है, तो ये वस्तु जो सपोज बुक रखी हुई है ये, तो ये बुक क्या इस पर रुक जाएगी क्या? नहीं। जैसे पार्क में झूला है फिसलने वाला, आप बीच में रुकना चाहो आप रुक सकते हो क्या? नहीं, खुरदरापन है ही नहीं। तो सीमांत घर्षण बल का मान संपर्क तल की प्रकृति एवं उसके खुरदरेपन पर निर्भर करता है, ठीक है। अब दूसरे नियम पे आ जाओ। सीमांत घर्षण बल की दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें वस्तु चलने के लिए प्रेरित होती है, ठीक है। फिर से बताता हूं, सीमांत घर्षण बल की दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें वस्तु चलने के लिए प्रेरित होती है, ठीक है। वस्तु आपकी चलने के लिए प्रेरित हो रही है इधर, और सीमांत घर्षण बल लगेगा इधर। ये लग रहा है, हाँ। वस्तु तो आपकी चलने के लिए प्रेरित हो रही है इधर, और सीमांत घर्षण बल लग रहा है उस डायरेक्शन के अपोजिट। सही बात है। अगर मान लीजिए दोनों बल एक ही दिशा में लगने लगे, वस्तु क्या होगी? गिर जाएगी। फिर तो जब दोनों बल एक ही दिशा में लगेंगे, कि भाई आप सीट पे बैठे हो, आपको धक्का पीछे से लग रहा है, तब तो आप गिरोगे। तो सीमांत घर्षण बल का मान उस दिशा के हमेशा विपरीत होता है जिसमें वस्तु चलने के लिए प्रेरित होती है, ठीक है। समझ में आ गए दोनों नियम? तीसरा नियम क्या है? दिए हुए तलों के लिए सीमांत घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई ये बात नहीं समझ में आई। ये कहना चाह रहे हैं दिए हुए तलों के लिए सीमांत स्थैतिक घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही है। एफएस अनुक्रमानुपाती आर। फिजिक्स में एक नहीं, अब भाई आपने एफएस क्यों लिया? क्योंकि स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं, तो एफएस लेना पड़ेगा। और फिजिक्स में अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, कांस्टेंट आता है, तो एफएस बराबर आता है आपका म्यू एस आर, ठीक है। और म्यू एस आर यहां पर क्या है भाई? स्थैतिक घर्षण गुणांक। एक बार सीमांत घर्षण के तीनों नियम आपको रिवाइज कराते हैं हम। क्या नियम है? पहला, सीमांत घर्षण बल का परिमाण संपर्क तल की प्रकृति एवं उसके खुरदरेपन पर निर्भर करता है, ठीक है। सेकंड पे आइए, फिर से एक बार पहला दोबारा से बोल रहा हूं मैं। सीमांत घर्षण बल का मान संपर्क तल की प्रकृति एवं उसके खुरदरेपन पर निर्भर करता है। सेकंड, सीमांत घर्षण बल की दिशा सदैव उस दिशा के विपरीत होती है
जिसमें वस्तु चलने के लिए प्रेरित होती है। फिर से सुनिए, सीमांत घर्षण बल की दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें वस्तु चलने के लिए प्रेरित होती है। तीसरा, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल दिए हुए तलों के लिए सीमांत स्थैतिक घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। Fs अनुक्रमानुपाती R या Fs बराबर म्यूएस R। म्यूएस यहां पर होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो बच्चों, आज मैंने आपको क्या करवाया, घर्षण बल और घर्षण बल के प्रकार, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब इतना जो है आज सबको जो भी एक्सप्लेन करा समझ में आया, और तब भी नहीं आया हो तो आप लोग भाई पूछ सकते हैं। थैंक यू।